अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं ज़रिया राजपूत। तो जनाब, एक नई सुबह का आगाज बड़े शानदार तरीके से करते हैं क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। देखना यह है कि आगे चलकर वो चेंजेस हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके चले जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं उसके भी हमें मनफी असरात भुगतने होंगे। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हालिया वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं दिखा सकी थी और फिर अहम मैचेस में शिकस्त की वजह से टीम सेमीफाइनल में जगह भी नहीं बना सकी, जिसके बाद टीम में बड़ी तब्दीलियों का सिलसिला अभी तक जारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2009 और एशिया कप 2012 जीतने वाली टीम के खिलाड़ी और साबिक क्रिकेटर्स उमर गुल और सईद अजमल का बतौर फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलिंग कोच तकर्रुर किया है। बिल्कुल कर दिया। और पीसीबी की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ये इन दोनों का पहला इम्तिहान जो होगा वो दौरा ऑस्ट्रेलिया होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बिल्कुल आसान नहीं होगा। जहां 14 दिसंबर 2023 से लेकर 7 जनवरी 2024 के दरमियान जो टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो मुनक्किद होने जा रही है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि रेस्ट नहीं मिलना इतना ज्यादा हमारे नौजवानों को। 12 से 21 जनवरी 2024 तक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में भी ये दोनों खिदमात अंजाम देंगे। तो जो पहले ही दो मुकाबले हैं वो बड़े टफ होने जा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर होंगे, न्यूजीलैंड की सरजमीन पर होंगे। वहां की कंडीशंस के साथ प्लेयर्स को हम आहंग होने में भी बहुत वक्त लगेगा। और फिर जैसे कि हमने न्यूजीलैंड के हवाले से बात की तो हमने देखा कि जो अभी हालिया टूर्नामेंट गुजरा है वर्ल्ड कप का, उसमें भी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हमने देखा कि अच्छी कारकर्दगी नजर तो आई, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश का एडवांटेज हमें रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आई। एनीवेज, जो चेंजेस है उसके हवाले से मजीद कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि उमर गुल इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल की 3 मैचेस की सीरीज में बॉलिंग कोच जो है वो रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुल्क में होने वाली सीरीज में भी खिदमात सर अंजाम दी थी। फिर उसके बाद मोहम्मद अब्बास को दौरा ऑस्ट्रेलिया में टीम पाकिस्तान का अभी तक नहीं मिली है और अब चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास पर हसन अली, खुरम शहजाद और मीर हमजा को तरजीह देने के फैसले के बारे में वजाहत देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टीम की सिलेक्शन की गई है। बिल्कुल, तो अब देखना यह है कि जो टीम सिलेक्ट की गई है ये ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि ऑलरेडी हम पर प्रेशर है वर्ल्ड कप हारने का, वर्ल्ड कप के मैचेस हारने का। तो प्लेयर्स के लिए टफ कॉल जरूर होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में हमने देखा है हमारी जो पहले भी टीमें थी, अगर हम वसीम अकरम की बात करते हैं, वकार यूनुस की बात करते हैं, उनकी क़यादत में भी जब टीमें गई थी तो बड़ा मुश्किल मार्का वो रहता है और ऑस्ट्रेलियंस को उन्हीं की पिचेस पर हराना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। साइफर केस इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर, जेल ट्रायल खत्म हुआ। फैजाबाद धरना केस पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा यू टर्न। बुशरा बीबी खबर मानिका और चेयरमैन PTI इमरान खान सच की तलाश शुरू। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तानियों का दिमाग पकड़ लिया, मगर कैसे? मुजरिम पकड़ने वाला आर्टिस्ट कैसे बना है क्वेश्चन मार्क। जी तो जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने बड़ा शोर सुना है और इसी शोर से रिलेटेड एक शेर याद आया कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। बिल्कुल ऐसे ही और कुछ ऐसे ही हालात हम देख भी रहे हैं क्योंकि फैजाबाद धरना केस की जब हम बात करते हैं तो फिर हमने देखा है वहां पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब ये बयान सामने आया है कि उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और जो वजीर दाखिला थे एहसन इकबाल, उन्होंने राब्ता करने पर यह कहा है कि उनके पास शवाहिद थे और ना ही सरकारी सतह पर कोई ऐसी मालूमात थी कि जिससे ये पता चलाया जा सके कि TLP के 2017 में फैजाबाद के मकाम पर धरना कराने में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का हाथ था। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये तमाम दरख्वास्त गुजार आहिस्ता आहिस्ता हमें पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चेयरमैन PTI के लिए शायद एक अच्छी खबर है, एक अहम अदालती कामयाबी उन्हें हासिल हुई है साइफर केस के हवाले से, जहां अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए साइफर केस में जो उनका जेल में ट्रायल हो रहा था 29 अगस्त के उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया। लेकिन साथ ही साथ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती है उसको
उसको दुरुस्त करार दे दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हमने ये भी देखा है कि आगे चलकर अब इलेक्शन का मौसम खासा करीब आ रहा है। वो कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन का मौसम कुछ ज्यादा सर चढ़कर बोलने वाला है। सियासी जोड़ तोड़ भी हमें नजर आ रही है, किसी न किसी हद तक उरूज पर पहुंच रही है और सियासत को भी उरूज मिल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है और इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने बताया कि मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है और साथ ये भी कहा है कि इंतखाबी मराहिल भी बाहमी मफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ बढ़ेंगे। अब बिलावल भुट्टो की बात का जवाब देते हुए मौलाना का कहना था कि बिलावल ने बुजुर्गों के बजाय खुद को मौका देने की बात की है, लेकिन बिलावल के इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके वालिद मोहतरम ही हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिलावल को शायद सोच समझ कर ये बात करनी चाहिए थी। और साथ ही साथ मौलाना ने एक और सवाल भी किया जो शायद मुझे तो बड़ा वो अजीब सा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर बिलावल की वालदा जिंदा होती तो फिर बिलावल क्या कहते, फिर क्या सूरत हाल होती। तो मौलाना फजल रहमान कभी कभी इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दे जाते हैं। हालांकि पीडीएम हमने देखा है तमाम जमातें एक साथ रही हैं और जिस तरह से शेर शक्कर होती रही हैं आपस में, तो बड़ा मुश्किल लगता है। ये भी देखा कि मौलाना की जो एसोसिएशन है वो नून लीग के साथ जरा ज्यादा हमें नजर आई है। उनका इंटैक्ट या उनका पॉलिटिकली रोमांस जो है वो नून लीग के साथ जरा हमें ज्यादा नजर आता है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कल एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत भी हुई, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 2 नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर जो समाअत है वो 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत थी उस मामले पर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास वक्त की कमी के बायस आज 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो ये है हमारा इस वक्त पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके लिए बात कर लेते हैं। सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें मुजम्मिल सरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मुजम्मिल साहब, ये जो हम पहले बात कर लेते हैं फैजाबाद धरना केस के हवाले से, ये एक ऐसा मकाम है कि जहां पर जाते हुए सभी के पर जलते हुए नजर आते हैं। तो आपको इसको आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? सभी तो बैक स्टेप होते चले जा रहे हैं, बैक टू बैक। तो टीएलपी बताएगी ना कि उसको धरने में फैसिलिटेशन किसने दी थी। और मेरे ख्याल में जो पैसे बांट रहे थे वो बताएंगे कि उनको किसने हुक्म दिया था वहाँ जाके लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, पैसे बांटने के लिए। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं हो सकता कि इसके पीछे फिर जनरल फैज मौजूद थे, या नहीं हो सकते कि उन्होंने लिख के ऑर्डर तो नहीं किया होगा टीएलपी को कि आप धरना दे दें। और ऐसे कमीशंस में आपको अगर कोई बात करनी है तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम और वजीर दाखिला के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं होगा कि उन्होंने इसके पीछे कौन था। इसकी बेहतरीन गवाही तो वो साहब देंगे जो वहाँ बावर्दी पैसे बांट रहे थे, या वो देंगे जिन्होंने धरना दिया है, या वो सियासी जमातें जिन्होंने इसके ऊपर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की और आज वापस ली, वो आकर बताएंगी कि उन्हें नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए किसने कहा था और आज वो वापस क्यों ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने तो नजरसानी की ना कोई दरख्वास्त दायर की और ना उसको वापस लिया। तो मुझे नहीं समझ आई कि मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न कैसे लिया। यू टर्न तो तहरीक इंसाफ ने लिया, जिसने नजरसानी की दरख्वास्त पहले दायर की। वो आकर बताएं कि उन्हें क्या जनरल फैज ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए कहा था, किसने कहा था, और आज वापस क्यों ले रहे हैं। शेख रशीद बताएं, और जिन्होंने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की हैं वो बताएंगे कि उन्होंने यू टर्न क्यों लिया है, या कि शायद खकान और अहसन इकबाल बताएंगे। ठीक है, लेकिन मुजम्मिल साहब आप क्या समझते हैं, जब जो कमीशन बनाया गया है उनके पास जिस तरह से शवाहिद ही नहीं होंगे, तो फिर जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी तो बड़ी होम्योपैथिक किस्म की रिपोर्ट होगी। तो इस मामले पर अगर कोई सुरखरू होता हमें दिखाई दे रहा तो वो तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रह जाएंगे फिर। नहीं, जब अफसार आलम को बुलाया जाएगा तो वो अपना बयान हल्फी लेकर आएंगे कि मुझे किसने कहा था कि रोक दें कवरेज, मुझे चैनल बंद करने के लिए किसने कहा था, वो बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे। जिन्होंने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की हैं, जब उनको कमीशन बुलाएगा तो वो बताएंगे कि उनको किसने कहा था नजरसानी की दरख्वास्तें दायर करने के लिए। जब जिन्होंने पैसे बांटे थे उन्हें बुलाया जाएगा तो वो अपने तौर पे तो पैसे बांटने नहीं चले गए थे ना वहाँ पे। किसी ने तो उन्हें कहा था कि पैसे बांटे जाकर, वो बताएंगे कि उनको किसने पैसे बांटने के लिए कहा था।
कि उनको खुद ही सुबह उठ के नाश्ते के बाद दिल चाह के जाके फैजाबाद धरने वालों में मुझे पैसे बांटने चाहिए, वो बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग जब अब इस कमीशन में आएंगे तो वो जरूर अपने किरदार के बारे में जवाब देंगे। ठीक। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और केस, साइफर केस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ कामयाबी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है। जेल ट्रायल तो कलअदम हो ही चुका, मगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो जज की तैनाती है उसे दुरुस्त करार दिया जा रहा है। फिर इस केस का फैसला भी जल्दी आ जाएगा, तो यहाँ पर पीटीआई के लिए क्या एडवांटेज है और सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि ये तो फेवर हो गई है प्रोसिक्यूशन की। अच्छा। अगर कोई लैप्सेस थे वो इसी स्टेज पर ठीक हो जाएंगे। अगर ये अपील की स्टेज पर आते सजा होने के बाद और तब वो कहा जाता कि ये नोटिफिकेशन गलत था और ये गलत हुआ है, तो सारा ट्रायल ही नल एंड वाइड हो जाता और रीट्रायल के ऑर्डर हो जाते और वो सजा खत्म हो जाती। अब तो कोई 10-15 दिन का ही नुकसान हुआ है ना कि अब अगली पेशी पर दोबारा जेल ट्रायल का जुडिशियल ऑर्डर हो जाएगा, समरी अप्रूव हो जाएगी, टेक्निकल लकूनास दूर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं सजा कोई 15 दिन ताखीर का शिकार हो गई है। मुझे इससे ज्यादा तो इमरान खान की कोई फेवर होती नजर नहीं आई कि जो सजा उनको 15 दिसंबर को होनी थी वो 30 दिसंबर तक हो जाएगी या 10 जनवरी तक। अच्छा, लेकिन यहीं पर एक मेरा एक और सवाल ले लीजिए मुझे साहब, कुछ लोग ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए, कुछ लोग इसमें आकर इन्वॉल्व भी हो। आपको ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई नरमी आने वाले आम इंतखाबात से पहले बढ़ती जा सकती है चेयरमैन पीटीआई के साथ? मेरे ख्याल में उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा, कानून में नरमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से बातें की जाती हैं, जिस तरह से फैसिलिटेट उन्हें किया जा रहा है, या परवेज इलाही से मुतालिक अगर हम बात करें और जिन मुलाकातों का वो जिक्र कर रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के साथ के लोग आकर मिल रहे हैं, जेल के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, इन खबरों को किस हद तक सच मानते हैं आप? उनको सफारतकार मिले हैं अपनी रिक्वेस्ट पे, लेकिन अमेरिकी सफीर नहीं मिला और उसकी खबरें यही हैं कि उन्होंने उनसे कहा है कि आप बार बार अमेरिकी हुकूमत का नाम क्यों लेते हैं। तो अपना डिस्प्लेयर कन्वे किया है कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए तो मिले नहीं है वो, और उनको कहा है कि आपको पहले भी कहा है कि अमेरिकी हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त कोई ऐसी फैसिलिटेशन की बात हो रही है जिसके नतीजे में चेयरमैन पीटीआई को कोई जेल से निकाला जा सकता है, कोई कानूनी। ठीक है। और अगर सियासी मंजरनामे की हम बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को आप इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी की हम बात करते हैं, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि उनके बयानात में जो तजाद इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, आप सुन पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो की हम बात करते हैं, वो हमें किसी और टोन में दिखाई देते हैं। आसिफ अली जरदारी हैं, वो हमेशा से मफामत की बात करते हैं। देखिए, ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में अब ये एक तरीका बन गया है कि गुड कॉप और बैड कॉप खेलने का। लोगों ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ना देखा है कि ये कामयाब हिकमत अमली है, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों में अब ये एक रवश चल पड़ी है। लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुफाहमत और मज़ामत जो थी वो नेचुरल, और उसके पीछे एक 20-25 साल की हिस्ट्री मौजूद थी। मतलब शहबाज शरीफ मुफाहमत के हामी तो 93 से हैं, जनरल वहीद काकड़ के से तनाजे के वक्त से, 97 में, 99 में, 2002 में, 2008 में, उनका तो एक पूरा 25-30 साल का मुफाहमत का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी वक्त मुफाहमत की 2 तकरीरें कर लें और किसी वक्त मुज़ाहमत की 2 तकरीरें कर लें, तो उससे आप जिनको मैसेज देती हैं मुफाहमत का और मुज़ाहमत का, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वाली पर अमल करना है और किस वाली पर नहीं करना। शहबाज शरीफ ने अपनी मुफाहमत की पॉलिसी की एक कॉस्ट भी पे की है, उस पर एक कंसिस्टेंसी भी रखी है जो दूसरी तरफ नज़र नहीं आती। लिहाजा दूसरी सियासी जमातें इस हिकमत अमली को बनाती तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि उनके पास इस पर कंसिस्टेंसी नहीं। लेकिन मुज़म्मिल साहब, वो सियासत में भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अगर हम कोट कर दें कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप बात कर रहे हैं कि पीएमएलएन की जो सियासत रही है वो रही है गुड कॉप बैड कॉप की, 25 साल का अरसा गुजर गया। हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब मफामत की सियासत करते हुए हमें नजर आते थे, मरीम नवाज हमें एग्रेशन वाली सियासत करती हुई नजर आती थी, तो एडवांटेज तो वो लोग ले गए पॉलिटिकली। तो अगर ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी कर ले तो मेरे ख्याल से कुछ अचंभे की बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ले सकती है। सर, शहबाज शरीफ की मुफाहमत के पीछे एक 25 साल की हिस्ट्री है।
मैंने आपको यही कहा ना कि एक आदमी सन 93 से मुफाहमत की बात कर रहा है, तो जब वो मुफाहमत की बात करता है तो उसकी बात में वजन है। एक आदमी 10 दिन पहले मुफाहमत कर रहा है, 10 दिन बाद मुजाहमत कर रहा है, तो उसकी बात में तो वजन नहीं होगा। मतलब ये बिलावल साहब 10 दिन पहले तो कह रहे थे कि मतलब कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है, आज कहते हैं कि शहबाज जो शरीफ एक कदम नहीं था, तो मैं और आप किस बात पर यकीन करेंगे कि वो शहबाज स्पीड की जरूरत थी 10 दिन पहले जो वो कराची में खड़े होकर कह रहे थे कि सिंध को और कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है, या आज की बात पे यकीन करेंगे? लेकिन शहबाज शरीफ तो सन 93 से मुफाहमत की बात कर रहे हैं। वो तो नवाज शरीफ को हमेशा कहते हैं कि नहीं लड़ना चाहिए, मुहाजरा ना करें, इदारों के साथ मिलकर चलना है। तो ये सोच उनकी, तो इदारे जब सुनते हैं तो उन्हें तो पता है ना शहबाज शरीफ तो पहले दिन से इसका हामी है। तो बिलावल की सोच में कंसिस्टेंसी नहीं है। वो वक्त की नज़ाकत के हिसाब से वो इमरान खान बन रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के। वो कोई नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो या वो पाकिस्तान की सियासत के आसिफ जरदारी नहीं बन रहे। वो पाकिस्तान की सियासत के इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इमरान खान का हशर देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसीलिए तजियाकार मुजम्मिल सहरवर्दी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवंबर का जो महीना है वो भी खत्म होने के करीब पहुंच चुका है। जो सर्दी का आगाज है वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन हो ही चुका है, बढ़ता चला जा रहा है। और स्मोक जो हमने देखा है, एक बाकायदा मौसम की सूरत हाल भी इख्तियार कर चुकी है। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि बारिश हो और ये जो स्मोक है किसी तरह से छट जाए और जो प्रॉपर सर्दी है उसका आगाज हो जाए। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो हमें अपनी जो ग़िज़ा है, जो डाइट है, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अपनी डाइट में ऐड कर लेनी चाहिए जो कि हम नहीं करते हैं। जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि खजूरें हमने कब खानी शुरू की, जब हम खुद उमरा करने गए, वहां से हमने खजूरें खरीदी और जब उन खजूरों को हमने टेस्ट किया, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन शायद हम लोग वो उसके प्राइसेस की वजह से, उसके रेट्स की वजह से हम नहीं शायद पहले बाय करते थे उस तरह से। अनवार, इतना रेट इनका हाई नहीं होता अगर हम इसकी अफादियत जान लें। लेकिन अजवा अगर हम देखें तो यहाँ तो बहुत 1200 रुपए आपको किलो मिल रही थी, 2-2000 रुपए किलो मिल रही होती है। अच्छा, ये फिर मेरे माइंड में अभी भी उबरे वाला ही वो चल रहा है कि इतने दरम में आप ले लें और ये कर लें। बट एनीवेज, ये बहुत एक ऐसा खूबसूरत फल है जो टेस्ट में, हाँ एग्जैक्टली सुपर फूड इसे कहा जाता है। और इसकी अगर हम लोग पॉजिटिविटी के हवाले से बात करेंगे, कितनी हमारे जिस्म में भरपूर तवानाई फराहम करते, तो जनाब मुख्तलिफ सब्जियों, सॉरी मुख्तलिफ बीमारियों से भी हम लोगों को महफूज रखता हुआ हमें नजर आता है। और इस हवाले से जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सुपर फूड कहा जाता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। टेस्ट वाइज तो अगर हम देखते हैं तो जाहिर बात है टेस्ट तो बड़ा जबरदस्त होता है, सिवाय उन पेशेंट्स के मेरा ख्याल है जो शुगर पेशेंट्स हैं, उन्हें अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। मिठास वाकई बहुत ज्यादा है और कुदरती मिठास है, लेकिन जितने विटामिन हैं, फाइबर जिस तरह से है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम होता है, तो वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि हम मल्टीविटामिन्स में ढूंढते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप दिन में 2 से 3 खजूरें खा लेते हैं तो इनफ है, बिल्कुल ऐसे ही है। और नीम गर्म दूध के साथ ले लें आप, अगर आप खाना चाह रहे हैं। हल्की सी सवैयां आपने बनाई हैं तो वो उस वक्त जब दूध में उबाले आ रहे होते तो आप उसमें डाल दें, दलिए में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से जिम फ्रीक्स जैसे कि आप खुद भी हैं अनवार, ऐसे लोग चीनी का इंटेक बहुत कम रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फल है कि जिसमें आप दिन में अगर 2 से 3 खजूरें खा लेते हैं तो वो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो और फाइबर का जो इंटेक है ना, एक दिन का आपका जो है ना, जो आपको जरूरत है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडली फिर जो आजकल सबसे ज्यादा मैं इश्यूज देख रहा हूँ, जो कि हम जिम में भी देखते हैं और वैसे भी लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो डाइजेशन का लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो डाइजेशन के सिस्टम को बेहतर करने के लिए भी खजूरें बहुत ज्यादा बेहतर रहती हैं। और वो इसलिए भी है क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, आपने दोपहर का खाना खाया, फिर मगरिब हो जाती है, फिर रात का खाना खाना, क्योंकि घर के बड़ों की भी यही मर्जी होती है कि रात होने वाली है या रात हो चुकी है, बेहतर है जल्दी खा लें। बच्चों का ये होता है कि नहीं अभी तो हमसे दोपहर का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो हम इतनी जल्दी रात का खाना कैसे खा लें। तो ये
एक ऐसा फल है जो कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है उसको भी बड़ा बेहतर करता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करता है। फिर कई खानों में बड़े इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट ड्रिंक्स हैं उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई मीठा बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा, तो उसमें भी आप खजूर को ऐड कर लें तो वो आपके लिए एक अच्छी डाइट बनकर सामने आ जाता है। वैसे केले खजूर का मिल्कशेक पिए? बिल्कुल पिया है, क्यों नहीं पिया। लाहौर में आप रह रहे हैं और इस तरह के सवाल दूसरे के खोया डाल के पिए, तो हम तो मतलब वो हर चीज उसमें ऐड कर लेते हैं। तो जो चीनी डाली जाती है ना मिल्क शेक्स में और स्मूदीज में, मेरा ख्याल है वो नहीं डालनी चाहिए, वो ऐड नहीं करनी चाहिए। अगर आप खजूर ले लेते हैं तो वो जो आपका एक मिठास वाला पॉइंट है वो भी कवर हो जाता है, टेस्ट वाइज भी कवर हो जाता है। तो सर्दियों में ही सबसे ज्यादा, जैसे कि हम स्किन पर भी डेली बात कर रहे हैं, स्मोक की वजह से जो कि ड्राइनेस भी हो रही है, स्किन खराब हो जाती है, तो जो खजूरें हैं वो कुदरती तौर पर हमारी स्किन को भी तवानाई फराहम करती हैं। फिर जब आप खजूरों की इंटेक डेली उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं तो एक एनर्जी आप फील करते हैं अपने जिस्म में। अच्छा, आपने भी जरा वो स्किन वाली बात की ना, तो मैंने कहा खवातीन जरा स्किन को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप खजूर खा लें तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की खुसूसियात इसके अंदर मौजूद होती हैं जो जिल्द को जवान बनाने में और फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसानात को ठीक करने में मदद करती हैं। तो मेरे ख्याल से 30s की जब आप एज में, इस एज ब्रैकेट में आप आ जाते हैं, तो उसको कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन रखने के लिए ये एक अच्छी डाइट है। और आपके, क्योंकि ये बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारे स्टमक के साथ जो है ना इंटैक्ट होती हैं। से ही मेरा ख्याल है सारी चीजें आपकी मेनली तो कनेक्टेड ही वहीं से है कि आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, आपका स्टमक वो अब्सॉर्ब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बार बार लोगों से सुनता हूं कि उनका दिल नहीं करता खाना खाने को, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो फिर इतना स्लो हो जाता है। तो खजूर स्पेसिफिकली आपका मेटाबॉलिज्म उसको बेहतर करने में भी मदद करती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। और हमने देखा कि हम इन पाकिस्तान, मैंने तो रहते हुए देखा कि हम सिर्फ खजूर का इस्तेमाल रमजान में करते हैं, इफ्तारी में, और उसमें भी अनवार हम लोग आधी खाकर छोड़ देते हैं, फौरन हम लोग पानी की तरफ भागते हैं, पानी पी लिया और फिर पेट को भर लिया। लेकिन खजूर को हम लोग उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यकीन जानिए कि ये आसानी से ना सिर्फ हजम हो जाती है, बल्कि इसके अलावा ये बड़ी आंत के कैंसर के खतरे को भी खासा कम करती है। खजूर आयरन से भी डेफिनेटली माला माल है और हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाने में भी ये बहुत मददगार साबित होती है। आजकल खवातीन में आयरन की कमी है, जो कि जी खवातीन ये बात मानती नहीं है, टारगेट करके ना कहें, कमी जरूर है, लेकिन चाय के कप पीती रहती है शो में बैठ के भी, लेकिन इस तरह की जो डाइट है उसकी तरफ नहीं आते आप लोग। ग़िज़ा का शुमार होने लगे ना। अच्छा, वैसे मैं चाय ना पीऊं तो मेरी आंखें नहीं खुलती, फिर सुबह 7 बजे उठना तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप जैसे लोगों ने, लेकिन आप देखें कि फायदे फायदे कितने हैं खजूर के। अब वो फायदे भी आप देख लें सारे के, जो हार्मोनल मसाइल हैं खवातीन के, जो आपकी एनर्जी आपको फील हो रहा है कि वो कम हो रही है, कम कुव्वत मुदाफ़त है, बाल जिस तरह से गिर रहे हैं, जल्द अगर आपकी पीली पड़ रही है, तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। मेरी तरफ धक्कर करके क्यों कर रहे हैं? ऐसे में दूसरी खवातीन, अच्छा मैं कैमरे की तरफ देख के, अब हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसलिए तो बहुत सारे फायदे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी जो डाइट है उसका हिस्सा इसे जरूर बनाना चाहिए। इशू है ना, वो है प्रेगनेंसी का। बहुत सी खवातीन प्रेगनेंसी के इश्यूज की वजह से काफी डिस्टर्ब रहती हैं, और ऐसे में अगर आप खजूर का इस्तेमाल कर लेती हैं तो ये उन दिनों आपके लिए बहुत बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल से आप खजूर का इस्तेमाल अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जरूर करें, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो बड़ा हेल्प करती है। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर्स भी तजवीज़ करते हैं, तो मेरा ख्याल है हम सबको डॉक्टर्स की उन तजवीज़ पर भी अमल करना चाहिए। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को शुगर की ज़्यादा क्रेविंग होती है, जब आम का मौसम आता है या खजूरें आती है तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि वो अपने डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ही खजूर का या किसी भी और ऐसे फल का जो कि बहुत ज़्यादा मीठा होता है तभी उसका इस्तेमाल किया करें। तो जनाब, मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, अगर आपने अंडा पराठा खाना है तो जाएं, जाके बनाएं और खाएं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। once again आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो स्पेशली खवातीन के लिए तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है, लेकिन अब मर्द हजरात भी पीछे नहीं है, क्योंकि ये बात तो डेफिनेट सी है कि हर फर्द, हर एक शख्स अच्छा नजर आना चाहता है, नो मैटर व्हाट ही और शी। मगर किस रंग का लिबास हमारे ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा,
ये फैसला हमारी आंखों का रंग करता है। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन आंखें सिर्फ रूह की खिड़कियां ही नहीं होती, बल्कि वो आपके बेहतरीन लिबास के लिए भी बहुत अहम होती हैं, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि आंखों की रंगत बेहतरीन लिबास की सिलेक्शन के लिए सबसे अहम एलिमेंट है। और इस रिसर्च में मुख्तलिफ कलर्स के बालों और आंखों वाले लगभग 200 अफराद को शामिल किया गया था, और उन अफराद को मॉडल्स की तस्वीर जिल्द बालों और आंखों की रंगत को तब्दील करके दिखाया गया। तो फिर रिसर्च ये जानकर हैरान रह गए रिसर्चर्स जो थे कि बेहतरीन लिबास के लिए आंखों की रंगत इंतहाई इंपॉर्टेंट बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं कि आजकल जिस तरह से कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो रंग बिरंगे लेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हम मर्द हजरात के लिए तो सिर्फ एक खर्चे के तौर पर ही है, और फैशन जो है वो तो सिर्फ खवातीन का ही है। तो वो नित नए जो रंग हैं फिर वही डिसाइड करते हैं कि फिर कौन से कपड़े पहने जाएंगे, कौन से कपड़े सूट करेंगे। जैसे जो ब्राउन आंखों वाले अफराद हैं उनके लिए गहरे और शोख रंग जैसे सुर्ख या नारंगी मलबूसात हैं, उनकी जो सिलेक्शन है, चॉइस है, वो बेहतर होती है। इसी तरह जो गुलाबी और पीले रंग के लिबास भी हैं वो उन अफराद पर अच्छे लगते हैं। तो रिसर्चर्स ये बता रहे हैं जिन लोगों की आंखें नीली हैं या ग्रे हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि जो रिसर्च की गई है ये उन लोगों पर की गई है जिनकी ऑलरेडी आंखों का कलर एग्जैक्टली वो है, उन लोगों के लिए नहीं है जो कि लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने भी आज लेंस वैसे लगा तो खैर अच्छा, ये वैसे जो रिसर्च है ना, मैं इससे काफी हद तक ना अग्री करूंगी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम लोग इस तरह के पॉप कलर्स मोस्टली हमने देखे हैं गोरों को पहने हुए, यही वजह है कि उनकी आंखों का कलर बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरत होता है, डिफरेंट होता है। और हमने ज्यादा ब्लू कलर देखा है, उनकी आंखों का ग्रीन लिखा है, तो पास हाँ ये कलर्स देखे हैं। तो इसलिए वो पॉप कलर्स जब भी पहनते हैं ना, जिसमें भी आपने कहा कि नारंगी, वो जो थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर होता है, और नियॉन कलर्स जो होते हैं, इसलिए वो उन लोगों पे बहुत ज्यादा खिलकर आते हैं। लेकिन वो खवातीन जिन्हें लेंस लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, हमने देखा है कि आप पार्टी मेकअप के लिए जब रेडी होना चाह रहे हो, तो अगर आप एक पॉप कलर में एक अच्छे वाइब्रेंट कलर के लेंस लगा रहे हो, तो आपको सिर्फ मस्कारे का एक स्ट्रोक ही आपकी आंखों के लिए काफी होता है। ये टिप भी है, और मेरे ख्याल से जो करती हैं लड़के उनको तो आइडिया होगा ही। तो ये चीजें बड़ा साथ ही साथ जिस तरह से इसके अलावा जो बालों का कलर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम जब बात अगेन हम करते हैं गोरों के हवाले से, तो उनके बालों के जो कलर्स हैं, ब्लॉन्ड हेयर्स हैं, तो यहाँ पर तो स्पेसिफिकली बालियाज होते हैं भाई, बालियाज होते हैं। बिल्कुल नई नई जो टेक्निक सब सुनने में आ रही हैं, तरीकाकार सुनने में आ रहे हैं। तो ये अच्छा खाली खवातीन के लिए नहीं, मर्द हज़रात के लिए बहुत ज्यादा मैंने देखा जो लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, बालों के कलर को चेंज करते हैं, और बालों को और ये अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो रिसर्च जो बता रही है उससे हम भी एग्री करेंगे कि जो कलर्स हैं हमारी आंखों के या हमारे बालों का जो कलर है वो डिसाइड करता है कि हम पर कौन से कलर के कपड़े सूट करेंगे। क्योंकि मोस्टली जब हम लोगों को पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो एक आसान सा जवाब मिल जाता है कि ब्लैक कलर उनका फेवरेट है। जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि फेवरेट कलर्स कौन से हैं, जैसे मस्टर्ड येलो है, पर्पल है, मरून है, तो लोग बॉटल ग्रीन कलर है, तो लोग पर इस तरह के कलर से बचते हैं, सेफ साइड चलते हैं कि ब्लैक कलर को इस्तेमाल किया जाए। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें इन कपड़ों को, इन रंगों को पहनने का, और ये कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है। हमारी बड़ी प्यारी सीनियर और दोस्त मारिया मेमन अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे इस हवाले से बड़े बात करते हुए नजर आती है। किसी दिन कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले इस पर लेके आएंगे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे लाहौर डिफेंस में पेश आने वाले उस अफसोसनाक अलमनाक हादसे से मुताल्लिक जिसमें 6 बेगुनाह जानों का ज़िया हुआ था। और उस केस में अब हम देख रहे हैं कुछ अहम बातें भी सामने आ रही हैं। पुलिस की जानिब से मुलजिम अफनान के साथ कार में मौजूद जो दोस्त थे इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया गया है। और पुलिस इस वक्त ये बता रही है कि हादसे के वक्त गाड़ी में 4 दोस्त अफरान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे। मुलजिम इब्राहिम से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने भी पूछताछ की है, और इस हवाले से मुलजिम इब्राहिम का ये कहना है कि गाड़ी अफरान ही चला रहा था, ये वाकया हादसा था, वो किसी भी खातून को नहीं छेड़ रहे थे, क्योंकि बहुत सी मुतजाद इतलात भी सामने आ रही थी कि वाकया किस तरह से पेश आया, ये हादसा था या ये प्री प्लान किया गया था। एग्जैक्टली। और अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इत्तेदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से मुलजिम अफनान के वालिद मुलजिम शफकत अली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करवा ली है, और फिर अदालत ने मुलजिम शफकत अली की अबूरी जमानत 27 नवंबर तक मंजूर की है। मुलजिम अफनान के वालिद अदालत
अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया था और उसके साथ साथ सेशन कोर्ट ने डिफेंस कार हादसे केस के मरकजी मुलजिम की दरख्वास्त जमानत जो है वो भी खारिज कर दी। अब इस हादसे के बाद पुलिस बड़े पैमाने पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफी अमल हमें नजर आ रही है और FIR दर्ज की जा रही है। हम ये भी देखते हैं कि ये मसले का हल है तो कैसे है और किसी गैर कानूनी काम के खिलाफ कार्रवाई के लिए हादसे का इंतजार ही आखिर क्यों किया जाता है। इस केस के मुतालिक मजीद डिटेल्स भी जान लेते हैं और इस पर मजीद फिर डिस्कशन भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी। शाहिद, बताइएगा इन्वेस्टिगेशन पहुंची है इस केस के हवाले से और दूसरा ये भी कि जो पैदर पे डेली FIR दर्ज की जा रही है कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से, वो कितनी बड़ी तादाद में FIR दर्ज हो चुकी है अब तक? बिल्कुल, ये डिफेंस में जो है एक अलमनाक हादसा पेश आया था जिसमें 6 अफराद एक ही ख़ानदान के जो है ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। इस हादसे के बाद जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है बड़े पैमाने पर जो है कम उम्र ड्राइवर्स हैं और बगैर लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 9 रोज़ की अगर बात की जाए गुज़िश्ता तो 3300 जो है 45 जो है लोगों के जो है कम उम्र ड्राइवर के चालान किए गए। इसी तरह 1600 जो है 70 जो लोग हैं कम उम्र ड्राइवर, उनकी गाड़ियों को भी ये बंद करवाया गया, उनके चालान किए गए हैं। जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इसमें हाई कोर्ट की जानिब से सख्त हिदायत भी जारी की गई हैं कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ जो है बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक पुलिस जो है बड़े पैमाने पर तमाम जो शाहराहें हैं वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं अपना। जो इस वक्त मैं माल रोड पे मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो खड़े हैं और जो यहाँ पर जो कम उम्र ड्राइवर हैं या किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका चालान किया जा रहा है। जो तर्जुमान है ट्रैफिक पुलिस, उनका कहना है कि शहर के 190 मुख्तलिफ मकामात हैं जो शाहराहें हैं वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है नाके लगाए गए हैं, चेकिंग का अमल जारी है। अगर केस के हवाले से बात की जाए तो जो 2 मुल्जिमान हैं इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इन्वेस्टिगेशन चूँकि DSP काना कर रहे हैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन विंग के, वो जो है पहले जो है मुल्जिम जो था अफनान और उसका जो दोस्त बाद में गिरफ्तार किया गया इब्राहिम, उसको उन्होंने DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश किया जहाँ इब्राहिम ने इस बात का इतराफ़ किया है और जो इन्वेस्टिगेशन में बताया कि गाड़ी जो है अफनान चला रहा था वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठे थे और 2 दोस्त जो है अली और साद जो है सीट पर बैठे थे। उसके बाद जो है कल की अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज़ जो गुजर गया है तो यही जो तफ्तीशी टीम है दोनों मुल्जिमान को लेकर CSP लाहौर जो है बिलाल सदीक कमियाना के पास भी पेश हुए थे। वहाँ भी इन दोनों मुल्जिमान से तहकीकात की गई। जो इब्राहिम था उसका यही बयान था कि गाड़ी जो है अफनान चला रहा था, जबकि जो मुतासरा ख़ानदान का जो सरबराह है मुद्दई मुकदमा रफ़ाकत, वो भी जो CCP लाहौर के सामने पेश हुआ था। इसमें जो है रफ़ाकत से जब हमने बात की तो उसने कुछ बताने से गुरेज किया। उसका कहना था कि उसको मना किया गया है कि वो इस पर अब कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश में जो है अगर वो कोई चीज़ सामने अगर वो बोलेगा तो उसमें जो है तफ्तीश में जो है जो खराबियां पैदा होंगी सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, हमें अपडेट कर रहे थे। इससे मजीद बात करेंगे SP सिटी ट्रैफिक पुलिस शहजाद खान साहब ने भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छी बात है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ हम देख रहे हैं कि कार्रवाई यहाँ पर इस वक्त की तो जा रही है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमने बहुत बार देखा कि पाकिस्तान में जब तक कोई बड़ा हादसा बड़ा वाकया नहीं हो जाता उससे पहले हम लोग हरकत में नहीं आते। आप उसकी क्या वजह समझते हैं या फिर हम ज्यादा मुतारिक हो जाते हैं? कि हमारी तमाम एक्सरसाइजेस तमाम वर्क जो है एक साथ चल रहा होता है जी, लेकिन जब वक्त के मुताबिक किसी इंसिडेंट के मुताबिक या कुछ कोई एटमॉस्फेयर के मुताबिक जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ऐसा जो ट्रैफिक में ट्रैफिक फ़्लो को कायम रखने के लिए और लोगों के जान और माल को मैनेज करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए जो कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस कर रही होती है वो पैरेलल तमाम चीज़ें साथ चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ये वाक़या पेश आया तो फिर एक क्रैक डाउन स्टार्ट हुआ जो कम उम्र बच्चों के खिलाफ बगैर लाइसेंस जो ड्राइवर्स थे उनके खिलाफ किया, अंडर एज और विदाउट लाइसेंस भी जितने उनके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ हम लोग FIR दर्ज करवा रहे हैं और ये एक लंबा प्रोसेस है जिससे
मतलब अगर कोई इसकी वॉयलेशन करता है तो वो सिंपल एक जो है जुर्माने से नहीं छूटता, वो एक पूरा 2 दिन जो है वो रहेगा अंदर, उसको सजा होगी। प्रोसीजर जो है सर वो चलता रहेगा। देखें जैसे अभी ये 1 हफ्ते में हम लोगों ने 4100 से अबव जो है वो FIRs ओवरऑल छोटे कम उम्र ड्राइवर्स और विदाउट लाइसेंस पे जो कर चुके हैं, और हमारा ये क्रैक डाउन है, क्रैक डाउन जारी है। इसमें अब हालात जो मैं देख रहा हूँ, जो बाहर हमारे लड़के काम कर रहे हैं, ये इस तरह के क्रैकडाउन से काफी बेहतरी आई हुई है और इंशाल्लाह हम इसको फिर कायम रखेंगे। ये तो क्रैकडाउन था जब कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहता है, जैसे हमारा ये तो क्रैकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके पैरेलल अगर हम ये कहें कि आजकल स्मोक के वाले से जो है अनफिट व्हीकल्स जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वो हो रही है। अगर कोई वन वे की जो कैंपेन चल रही थी वो चल रही है, वो हम उसको देख रहे हैं। कोई अगर जंप करता है सिग्नल तो को भी देख रहे हैं, वो चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन इस वक्त इसका क्रैकडाउन है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो लेकिन है या अवेयरनेस कैंपेन्स भी जी चालान ही इसका हल है या अनवार भी सवाल लेना चाहिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी? इसमें तो देखें कोई डाउट ही नहीं है, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो जमा होते हैं तो फिर बेहतरी आती है। मेन चीज़ जो है इसमें कोई शक नहीं, जो आपने जैसे कहा एजुकेशन है। एजुकेशन जो है वो शाउर जो है वो बेदार करेगी। हमारी ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी हमारा एक यूनिट है जो इस पे काम कर रहा है, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, सेमिनार करवाता है, रैलीज करवाता है। इसके साथ साथ एजुकेशन के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में जो है वो चल रही हैं। जैसे स्कूल्स के अंदर जो है वो उनके सिलेबस में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता ट्रैफिक का, तो कम से कम एक चैप्टर कोई हो जाए, ऐड ऑन हो जाए, जिसमें बच्चों को शुरू से पता चले। हम लोग तो अपने तौर पे करते हैं, लेकिन जितने बच्चे हैं जो आबादी है हमारी, उस लिहाज से मेरा ख्याल है वो उतनी नहीं है। एक अहम इम्पोर्टेंट आपने एसपी साहब हाईलाइट किया, हम इस पर मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। चेयरमैन PTI के हवाले से ये खबर है कि साफिर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ हामिद खान की सदा पर समाअत को मुलतवी किया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एक अहम केस है जिसकी समाअत होना है। साफिर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म पर समाअत जो है अब वो मुलतवी कर दी गई है और खबर ये आ रही है कि न सिर्फ ये समाअत मुलतवी की गई है बल्कि PTI के जो वकील हैं, चेयरमैन PTI के जो वकील हामिद खान साहब, उनकी इस्तदा पर समाअत मुलतवी की गई है। अब उन्होंने क्या इस्तदा की अदालत से, उनका मौक़िफ़ क्या था, ये तो आगे चलकर ही मालूम होगा। बहरहाल ये समाअत मुलतवी हो। बिल्कुल, एक बार फिर से बात करेंगे। शहजाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। शहजाद साहब, अब जानना यही चाह रहे हैं, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये जो बच्चे हैं इनकी हौसला शिकनी हो, लेकिन आपको लगता है जो FIR का प्रोसेस है उनके फ्यूचर के लिए ये ठीक नहीं है? जो भी व्हीकल का ऑनर है या जो वालिद हैं उनके खिलाफ या फिर कोई कार्रवाई करें ताकि वालिदैन इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से मोटरसाइकिल या कार उनके हवाले ही ना करें। बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो FIR दर्ज हो रही है इसमें 3 बंदे जो हैं वो भी सजा के हकदार ठहरेंगे। एक जो वालिदैन है, दूसरा गार्डियन, अगर वालिदैन नहीं तो गार्डियन, तीसरा वो व्हीकल ऑनर जो अपने किसी वजह से किसी को दे रहा है, किसी बच्चे को दे, जैसे रेंट पर भी हम देख लेते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कम से कम जो 17 से 18 साल का बच्चा चला रहा होगा उसके वालिद को जो है वो 3 साल कैद और 50,000 जुर्माना। ठीक है। अगर 15 से 18 के दरमियान चला रहा होगा तो उसके वालिद को या गार्डियन को या मालिक को 4,000 रुपए जुर्माना, 4 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। इसी तरह इससे ज्यादा अगर होगा ठीक है तो 5 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना। ये वो भी साथ जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि जी बच्चों के फ्यूचर के लिए, जी बिल्कुल
उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत खराबी पैदा करेगा, बहुत नुकसान हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई कहीं जॉब अप्लाई करेंगे, उसमें कहीं वीज़ा के लिए या कहीं भी जहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट आएगा वहाँ पे साथ उसके वो भी लगेगा कि ये सजा याफ्ता है इस जुर्म में। अच्छा सर, जिन कानून के हवाले से बात कर रहे थे कि इस एज से इस ब्रैकेट के अंदर रहने के लिए ये लॉज जो हैं वो आगे चलकर शामिल होंगे, लेजिस्लेशन इस सिलसिले में कब तक होगी, इसके बारे में क्या पॉलिसी सामने आ रही है? कानून जो है वो तो सारा चल रहा है, मौजूद है। इसमें बेसिकली जो जुर्माने हैं, इसके फाइन है जो वो इनहांस कराने की ज़रूरत है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इसको सपोर्ट किया और 3-4 सेक्शंस 5 सेक्शन ऐसी हैं जो कम जुर्माने से इनहांस होकर तकरीबन 2000 तक पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस के जो और बहुत सारी चीज़ें और वायलेशंस हैं उन पे भी पाइपलाइन में है कैबिनेट के लिए कि उसको भी इनहांस किया जाए, ताकि इससे इसका फ़ायदा एज सच देखें, ये जो बंदा यहाँ पे कर रहा है ये किसी और मुल्क में चला जाता है तो वहाँ पे नहीं करता। मतलब जो कंपोनेंट है बहुत सारी चीज़ें, जैसे एजुकेशन है, वैसे दूसरा इसका जो है वो ये भी है कि इन्फोर्समेंट पे भी थोड़े जुर्माने को लोग उस तरह से समझते नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जी आप फौरी चलान करें, लेकिन ये जुर्माना बढ़ने से, एनहांस होने से ये भी अच्छा, एक और तबका भी हमारे पास मौजूद है जो मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। जब हमने बहुत से रोड शोज किए, हम चिंची ड्राइवर से मिलते रहे, बहुत से कम उम्र नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो भी अंडर एज हैं जो कि चिंची चला रहे हैं, लेकिन अपने खानदान को, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जिनके मौजूद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, फिर क्या करेंगे? क्योंकि जब हमने भी उनसे बात की वो भी हमें रोते हुए, बिलखते हुए दिखाई दिए कि उनके चालान हो जाते हैं, उनके रिक्शे बंद कर दिए जाते हैं। कोई गवर्नमेंट के साथ इस पर भी कोई बात हो रही है कि वो बच्चे जो अंडर एज हैं, फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली लॉ की खिलाफवर्जी तो हो रही है। देखिए, जो अंडर एज हैं वो तो मैनेज करना चाहिए किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट को कि उनको कोई और रोजगार मिले, लेकिन उसके लिए हम उनको खुला नहीं छोड़ सकते बिल्कुल, कि वो अपनी जान के लिए भी और अपने साथ साथ दूसरे की जान के लिए भी जो है वो खतरा साबित हो। तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ये कि जी वो छोटी उम्र का है, उसने फैमिली को सपोर्ट करना, दैट्स व्हाई उसको इजाजत हो जाए या वो जस्टिफाई होता है। तो ये तो जस्टिफाई नहीं होता, वो नहीं चलाना चाहिए। फिर तो मैं ये कहूंगी कि इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर फिर रियासत को कबूल करना होगी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद खान साहब वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम टॉपिक है, तो आप भी अपने घर में एहतियात बरतें। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे बाज नहीं आते हैं तो ये जो कानून की शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं, जो गिरफ्त है वो वालिदैन पर भी अब होगी, उनको जुर्माने की सूरत में भी पैसे अदा करने पड़ेंगे और 3 से 4 साल और 5 साल तक की जो कैद है वो फिर वालिदैन को, गार्डियन को, या जो भी व्हीकल ऑनर है, जिस तरह कि हम देखते हैं रेंट बेसिस पर भी गाड़ियां या बाइक दे दी जाती हैं, तो अब उनको भी एहतियात करने की जरूरत होगी, नहीं तो फिर जो कानून की सख्ती है उसका सामना सबको करना पड़ेगा। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगेगा, ये सब चीजें तो बहुत पीछे रह जाती हैं। पैसे कितने दिए, जुर्माना कितना भरा, आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो दागदार हो जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद एक बड़े ही प्यारे से फ्रेम के साथ हमने एंट्री ली है, क्योंकि ये एंट्री जिनके लिए हमने ली है उनसे आज हमने आपकी मुलाकात भी करवानी है। लेकिन अगर हमें आर्टिस्ट के हवाले से बात करें तो उसकी खुसूसियत ये होती है कि वो बाहरी आंख से नहीं, जाहिरी आंख से नहीं, वो अंदर की आंख से चीजों को देखता है, महसूस करता है, फिर अपनी स्ट्रोक्स, अपनी पेंटिंग्स, उसके जरिए अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि ये जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, जो फनकार होते हैं, ये बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर जो जज्बात होते हैं ना, वो हर एक चीज को महसूस करने के बड़े मुख्तलिफ होते हैं आम लोगों की निस्बत, और इसका एहसास तस्वीरों की शक्ल में हमें बोलता हुआ अनवार ऐसे लेकिन आज हमने देखना है कि जो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनकी एक दूसरा उनका एक जो पोर्टफोलियो है वो फिर सेंसिटिव है या नहीं है, क्योंकि दूसरा काम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, वो थोड़ा सा इनसेंसिटिव है। एक दूसरे से कभी मैच इस तरह से करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी दोनों को वो कैसे मैनेज करते हैं, ये भी एक फन ही है। बिल्कुल, उन्हीं से जानते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। सैयद
जैन आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, और जो काम है उनकी जो नौकरी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पुलिस की वो नौकरी कर रहे हैं, पुलिस का काम मुजरिमों की पकड़ धकड़ी है, और ऐसे में जो उनके अंदर का आर्टिस्ट है उसको जिंदा रखना भी यकीनी तौर पर एक काम है, क्योंकि जो डेली की एक एक्टिव लाइफ एक पुलिस ऑफिसर की होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उन तमाम उलझे हुए ख्यालात से निकलकर पेंटिंग बनाना, उस पर काम करना, ये भी यकीनी तौर पर एक बड़े मुश्किल काम है। जैन, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। वैसे लोगों को पुलिस में जब हम लोग देखते हैं ना तो पहला इंपैक्ट ये आता है ये बड़े डाडे से होंगे और ये वो यार बच के निकल दो, पोलाइट से है ना, बड़े पोलाइट से और बड़े नरम दिल। अपनी पेंटिंग के साथ साथ आप खुद, मतलब ये दोनों पर्सनैलिटीज बड़ी मुख्तलिफ हैं। मैम देखें, पुलिस वाला तो मतलब एक बंदा जो मैच्योरिटी लेवल पे आता है, मतलब वो जो अपने वो करता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, पुलिस ऑफिसर तो तब बनता है। आर्टिस्ट तो मैं बाय बर्थ हूँ, अल्लाह पाक ने सलाह, तो ये जो मतलब आर्टिस्ट वाली ये खूबी कुछ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पुलिस से। ठीक है, तो लेकिन कभी कोई ऐसा कोई अनोखा वाकया पेश आया हो किसी मुजरिम के साथ, मुलजिम के साथ, कभी किसी का स्केच बनाया, कभी कोई पकड़ते पकड़ते भाग गया हो, कभी कुछ ऐसा हुआ उसका स्केच बना के फिर पकड़ भी लिया हो? सर ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब कोई भागा तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि बहुत से जो ऐसे मुजरिम हैं वो उनकी भी यही आपकी वाली जो लाइंस है वो भी वो यही कहते हैं कि यार आपका जो लहजा है, जो आपका मूड है, जो आपका वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रवायती पुलिस है, मतलब जो हमारी पुलिस है। तो आर्टिस्ट हो तो बिल्कुल डॉल्फिन फोर्स, तो मुजरिमों के साथ करना पड़ता है थोड़ा सा, जैसा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा आपको देना पड़ेगा। तो नहीं कि कभी किसी ने कि भाई हमारा भी स्केच बना दे, बिल्कुल होता है, हर तरफ से होता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं ताजुब का शिकार होते हैं कि यार आप एक पुलिस ऑफिसर होके उसके साथ ये काम करते हैं, तो फिर वो ख्वाहिश का इज़हार करते हैं यार काश आप हमारी भी बनाएं। जैसे मैंने भी ब्रेक में कर दी थी। अच्छा, वैसे ये जो पेंटिंग आपने बनाई है ये वॉर सिटी अथॉरिटी के ज़रिए तमाम एक इवेंट हुआ और वहां पर आपने इस पर प्राइज विन किया, तो जरा ये लाहौर की खूबसूरती अगर आप अपने अल्फाज के साथ डिस्क्राइब कर दो। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि वो जरा कैमरा पैन करके जरा इसकी फुटेज के ऊपर दोबारा से इसको दिखाएं। जैन मैम होता ऐसे है, आर्टिस्ट वही होता है जो सब लेता है, ठीक है, बाय बर्थ ही, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आर्टिस्ट ने अपनी एक मखसूस पहचान बनानी होती है कि वो किस काम से जाना जाएगा। तो मैंने जो अपना इंट्रोड्यूस काम करवाया वो ये है ब्लैक एंड व्हाइट, और जो लाहौर हमारा वो तो पता है खूबसूरत ही इतना है, उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस इतनी हैं, अगर मैं उसको आर्ट की सूरत में अगर मैं पेश करना चाहूँ तो मैं इतना मतलब खुद रह जाऊंगा, वो पेश नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जो डिटेल वर्क हम देख रहे हैं, जब तस्वीर अभी मैंने दोबारा से भी देखी है, डिटेल में देखी है, ब्रेक में भी देखी थी, बड़ा डिटेल काम किया हुआ है सर, तो ये बड़ा मुश्किल है। और फिर ब्लैक एंड व्हाइट में तो उसको निकालना और मुश्किल हो जाता है, रंगों का सहारा लेकर तो चीजें बेहतर दिखाने में काफी आसानी होती होगी। सर बिल्कुल, दो वाहिद काम है जो मैं बड़े एहसन तरीके से करता हूँ और बड़े अच्छे, एक में अपनी ड्यूटी पुलिस की और दूसरे में अपनी पेंटिंग। पेंटिंग में बहुत ही कह लें कि जब माइंड फ्रेश हो, सुकून से बैठा हूँ, एनवायरनमेंट मुझे वैसा मिला हो, तो मैं एक एक स्ट्रोक कह लें कि बड़ा दिलजोई से रखता हूँ, बहुत सुकून से रखता हूँ। फिर एक पेंटिंग जो है कम से कम मेरा 1 वीक या मतलब इससे भी ज्यादा टाइम ले जाएगा। फिर वो आपको उसमें एक डिटेल भी नजर आएगी, आपको एक अच्छा एक आर्ट वर्क भी नजर आएगा। तो इसकी डिटेलिंग में कितना टाइम लगा था? 1 वीक लगा मुझे पूरा। अच्छा, और ये एहसास कब पैदा होते हैं? लाइक महीने में एक का दफा या फिर मूड होते हैं, आर्टिस्ट के भी मूड होते हैं? बिल्कुल, ये हफ्ते में नहीं, ये मेरे 24 घंटे में 1 से 2 दफा लाजमी आता है। जब तक मैं अपने आर्ट को टाइम ना दे दूं तो कहने के मेरे जो अंदर का एक इंसान है वो उसकी डाइट पूरी नहीं होती, खुराक पूरी नहीं होती, तो मैं इसको जब टाइम देता हूं तो मैं खुद को रिलैक्स फील करता हूं। फरमाइशें तो फिर बहुत आती होंगी, जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं उनको फिर ना भी आप नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल खवातीन की बड़ी फरमाइशें आती होंगी स्केचेस बनाने की या पेंटिंग्स बनाने की। खवातीन की तो मतलब मैं भी नहीं इतना वो, लेकिन मेरे जो अफसरान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो एसपी जो डॉल्फिन है ज़ुहैब रांझा साहब, वो माशाल्लाह मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, न्यू आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करते हैं कि यार जैन आप इस चीज़ को पेंट करें, आप इस चीज़ को पेंट करें। फिर आती है बात हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आईजी साहब, उन्होंने सर क्या किया है कि अपने जो ऑफिस से रिलेटेड जितना आर्ट का काम है वो सारा मेरे सुपुर्द कर दिया। क्या बात है, जबरदस्त। चलें, पजीराई भी मिल रही है सर अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मेरे, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अफसरान की तरफ से बहुत सपोर्ट है। ठीक है, तो मतलब ये वो वाला सीन है, बाजी नहीं आज नहीं कल आना, भी बड़े ऑर्डर्स आए, बड़े ऑर्डर्स आए। बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी ऐसी मशहूर शख्सियात हैं जिनकी पेंटिंग्स अभी तक बना चुके हैं और कौन सी ऐसी शख्सियात अभी रहती हैं जिनकी ख्वाहिश है कि इनका स्केच बनाया जाए
और उन्हें पेश किया जाए? सर अभी तक जो मतलब मैं बना चुका हूँ, जो हमारे नेशन के हेड हैं कायदे आजम और इलामा इकबाल, मैं उनके तो मतलब बेशुमार स्केचेस बना चुका हूँ, वाटर कलर में, पॉइंटर वर्क में, पेंसिल में और ऑयल पेंट में। इसके अलावा मतलब जो मेरे जो आईजी साहब हैं, मेरी तो कह रहे हैं कि फेवरेट पर्सनैलिटी वही है। आइडियल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपने देखा माशाल्लाह वो दूसरे ऑफिसर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी पर्सनल जो वो मतलब वो है ना, वो उनके साथ है। तो इंशाल्लाह मैंने उनको एक दो दफा पोर्ट्रेट सर भी किया और मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मैं उनको सामने बिठा के लाइव पेंट करूं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि उसके लिए बड़ा वक्त दरकार होगा जी साहब। काफी इससे पहले तो बार-बार कॉल्स है, फलानी जगह ये हो गया। एनीवेज ये जो आप पेंटिंग्स बनाते हैं, मतलब इनका मुआवजा कितना होता है कि हम ये, क्योंकि अब लोगों में चलकर इनके हवाले से ना थोड़ा शऊर पैदा होना शुरू हुआ है कि पहले सिर्फ कुछ डेकोरेशन पीसेस घर में हुआ करते थे, लेकिन अगर आपका ड्राइंग रूम बड़ा है तो लोग इस तरह के आर्ट वॉल्स लगाते हैं, उनको पसंद किया जाता है, तो ताकि आपसे कोई कांटेक्ट करे। कहते हैं महंगे भी फिर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहूंगी कि किस इकोनॉमिकल कंडीशन में रहते हुए आप अपना बजट गाइड करते हैं लोगों को? देखिए, इसके लिए होता ये है कि आपने जब कैश करना है उसके लिए आपकी होती है मेहनत, टाइम। अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। उन आर्टिस्ट का एक लेवल कुछ और होता है, मतलब जो आपने भी बात की, जो बहुत अच्छा कैश करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसी इज्जत मुझे भी दे आपके मीडिया के तवज्जुह से इंशाल्लाह। और बाकी जो आपने कहा कि अब लोगों को शऊर आ गया, ये मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा। जो मीडिया चैनल्स हैं, आपकी वजह से जो अवाम है और जो लोग हैं, उनमें ये पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काफी अवेयरनेस आई है। पहले लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता था। अगर बहुत ज्यादा भी लोगों की मतलब वो दिल करता था उनकी फरमाइश, वो प्रिंट एक लेके वो हैंग कर लेते थे। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं, एक्चुअल पेंटिंग हो। और जो हमारे इंटीरियर डेकोरेटर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एडप्ट कर रहे हैं लोगों के घरों में तमाम चीजों, लोगों के ज़हनों में वो चीज डाल रहे हैं कि नहीं भाई, इस चीज की वर्थ कुछ और है और प्रिंट की वर्थ कुछ और है। हमने देखा कि इस किस्म की चीजें ना अक्सर हमें लोक विरसा जैसे इवेंट्स में, कल्चरल इवेंट्स में देखने को मिलती थी, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छी बात है, लोग इसे अब अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये बहुत शुक्रिया से ज़ैन आर्टिस्ट हमारे साथ इंशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और ये जो टॉपिक है इससे मैं तो बड़ा इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन अनवार मुझे अग्री करते हुए नजर नहीं आए। मैंने ये पहली बार ही सुना है या मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे ये कभी फील नहीं हुआ। आई विश कि आप उसको एक्सपीरियंस ना ही करें, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी में इतनी टेंशंस हैं तो ये भी बढ़ेगी तो कोई ना कोई नया पंगा खुल जाएगा। बट एनीवेज, इससे रिलेटेड जो मजीद चीजें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दर्जे हरारत में इजाफे से हमारे जमीन पर बहुत सारे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अब इंसानी जिस्म पर ये जो वेदर कंडीशंस हैं ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। अमेरिका की स्पेसिफिकली और यूरोप के हवाले से हम लोग बात करें तो वहां पर यूनिवर्सिटीज की रिसर्च ये बताती है कि मौसमियाती तब्दीलियों से इंसानी दिमाग पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। ये रिसर्च की दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज अपनी रिसर्च में इंसानी दिमाग पर मौसम की तब्दीलियों का जायजा लिया है और ये नई रिसर्च हमें ये बता रही है कि हीट वेव्स, समुद्री तूफान, जंगलात में आतशबाजी और सैलाब जैसे मौसमियाती इवेंट से दिमाग पर मुरतब होने वाले असरात की जांच पड़ताल की जैसे कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, इसको हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम इंसानों के जहनों पर क्या असर पड़ रहा है। तो रिसर्च ये बता रही है कि मौसम में आने वाली जो शिद्दत है उससे मुमकिना तौर पर हमारी जो दिमागी साख्त है या हमारी जो मजमूई सेहत है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और जो इन अफराद में कैंसर वबा की तरह से क्यों फैल रहे हैं। तो मौसमियाती तब्दीलियों से लोगों में एंजाइटी के मसाइल हैं, तनाव जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं और यही वजह है, ये जानना जरूरी है कि मौसम किस तरह से हमारे दिमाग पर असरअंदाज हो रहा है, इन मनफी जो असरात हैं इससे फिर हमें किस तरह से बचना है। सवाल का जवाब मुझे तो मालूम है क्योंकि मैं इस चीज की एक्सपीरियंस कर चुकी हूं, क्योंकि आपने नहीं किया तो मैं मुझे और आप सब लोगों को इसके जवाब की जरूरत है। आयशा शाहिद शेख ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। अच्छा, ये बात तो फिर अब रिसर्च में सामने आ गई तो फिर मैं भी मान रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी कि जो मौसम है वो फिर इंसानी दिमाग में एंजाइटी या तनाव का बाइस बन रहा है। आप इस बारे में क्या कहती हैं? क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि यहाँ पर तो ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती, बाहर से जो रिसर्च उठ के आती है फिर वो माननी ही पड़ती है।
ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं फिर आपको करेक्ट करना चाहूंगी, सॉरी, लेकिन यहाँ पर यह कि पाकिस्तान में बहुत सारे रिसर्चेस हैं जो कि इसके ऊपर हो चुकी हैं। और इस अगर हम स्पेशली एक सीजन के बारे में बात करें तो सर्दियों का जब मौसम आता है तो ब्रेन में इस तरह की चेंजेस या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जिसकी वजह से हमारा मूड खराब होने के चांसेस होते हैं। इस बीमारी का एक प्रॉपर नाम है जिसका नाम है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, या जिसको सीजनल डिप्रेशन भी कहा जाता है आम अल्फाज के अंदर। सो इसके ऊपर तो बहुत तहकीक हुई है, पाकिस्तान में बहुत तहकीक हुई है। ठीक है, लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं कि जब सर्दियां आ रही हैं तो एक बीमारी साथ आ रही है, उसी बीमारी के साथ लोग शादियां कर लेते हैं सर्दियों के सीजन में, तो ये हो क्या रहा है? थोड़ा सा जो है ना एहतियात बरतनी है, बीवी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके मूड स्विंग्स तो फिर सभी के मूड स्विंग्स होता है, सभी के मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते। लेकिन आई थिंक वो ट्रेंड बना हुआ है शायद कि सर्दियों में आप जोड़े हर तरह के पहन सकते हैं, इतना मसला नहीं होता चुभने का एंड ऑल, तो उस पे फिर आप और खुशी भी होती है जरा। अच्छा, ये किसी रिसर्च में नहीं बताया। तो आपके पास कोई पेशेंट्स आए इस तरह के जिन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ रहे हैं उससे में एंजाइटी हो रही है? हम देखिए, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ना, इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर हमारे पेशे के अंदर। जब ये मौसम आता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी वाला, तो यहाँ पे कुछ चंद लोगों की तादाद होती है जिनका मूड खराब होना शुरू हो जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जब आप इस सीजन में आते हैं, जैसे पाकिस्तान या लाहौर की बात करें, स्मॉग बहुत ज्यादा है, बादल घिरे रहते हैं, मौसम बहुत खराब है, सनलाइट इतनी नहीं है, तो जब हमारे ब्रेन तक, हमारी बॉडी तक विटामिन डी नहीं पहुंचता, सनलाइट नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं कई दफा जिनको सेरोटोनिन और डोपामिन कहते हैं, उनका खराज ब्रेन में नहीं होता, वो नहीं रिलीज होते, जिसकी वजह से मूड और खराब होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग जेनेटिकली वल्नरेबल होते हैं, यानी उनके जीन्स में होता है कि वो इन मौसम में उनके अंदर डिप्रेशन के साइंस आने के चांसेस होते हैं। तो अक्सर कहा अगर वो लोग उसका ख्याल नहीं रखते, उसका तदारक नहीं करते या उसके ऊपर नजरसानी नहीं करते, तो वो चीज इतनी बढ़ जाती है। मैं तो इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ, जब हमारे पास डॉक्टर हैं तो क्यों ना उन्हीं से बात, एक्सपर्ट जब हमारे पास हैं, तो आयशा मुझे ये बताइएगा किस तरह से लोग इससे बाहर निकले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं कि जहाँ पर जाके ना आप खुद को हील कर सकते हैं या उन चीजों को आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए, एक चीज तो याद रखें, जो किसी भी टाइप का डिप्रेशन होता है उसमें एक हमारे दिल से आवाज आती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, ये हम लोगों को मिलना छोड़ देते हैं या हम जो पसंद के काम होते हैं इनको करना छोड़ देते हैं। स्पेशली जो चीज हम छोड़ते हैं सोशलाइजेशन, हम अपने कमरे में बंद रहने लग जाते हैं, रोजाना की बुनियाद पर हम इतने कपड़े नहीं चेंज करते, इतना ज्यादा तैयार नहीं होते, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को छोड़ देते हैं। तो जब आपको नजर आए कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अपनी रूटीन से दूर हो रहा हूँ, तो वहीं पर उसके तदारक के लिए उसके उलट करना शुरू करें, लेकिन यानी कि सोशलाइज करना शुरू करें, अपने सिम्टम्स को पहचानना, इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी होती है जो कि आपको उसको निकालने से बेहतर कर सकती है। ठीक है, तो फिर अभी स्मोक के साथ भी हम देख रहे हैं कि बहुत से हमें इन्फेक्शंस हैं, स्किन के हवाले से भी, गले के हवाले से भी, लंग्स के हवाले से भी, फिर वो कलेक्टिवली हमारे ब्रेन को ही इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साइंटिफिकली जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्ले कर रहा होता है। और फर्ज करें किसी को डिप्रेशन होता है तो वहाँ पे इनका जो एक सोचों का पैटर्न है या सोचने का तरीका बहुत ज्यादा मनफी या नेगेटिव हो जाता है। डिप्रेशन में होता है ये कि नेगेटिव सोच आती है। कूल डाउन किस तरह से रखें? चलें, एक तो है कि प्रॉपर तरीका एक बचने का इससे, लेकिन कूल डाउन फिलहाल रखने के लिए वो क्या है? अच्छा, मेरा तो मुझे ये लगता है कि इसका सवाल का जवाब मैं सीरियसली देना चाहती हूँ, जो कि मैं सबको ये रेकमेंड भी करती हूँ कि अगर आप कभी डिप्रेशन फील कर रहे हैं ना, एक उगता सूरज और एक डूबता हुआ सूरज लाजमी देखें, यकीन कीजिए आप टोन डाउन हो जाएंगे और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। माहिर नफ्सियात आयशा शाहिद शेख हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।